हैं तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि ग्रीष्म काल में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो ये तो हम सभी को पता है कि वाष्पीकरण के कारण होता है, यानी कि एवापोरेशन के कारण ऐसा होता है। तो इसीलिए हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, वाष्पीकरण यानी कि एवापोरेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था इत्र की खुशबू कमरे में फैलने का कारण। तो जो परफ्यूम इत्र होता है वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू क्यों फैलता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है विसरण, यानी कि इसका रीजन है डिफ्यूजन। तो इसीलिए हमारा सेकंड का ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? कल्पना करें कि आपका अंग्रेजी बोलने वाला गया था कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? पहला है लकड़ी का क्षय होना, लकड़ी को काटना, लकड़ी को हथौड़े से पीटना, कागज को काटना। तो इन सब में ये हो जाएगा हमारा लकड़ी का क्षय होना, यानी कि डिकेइंग ऑफ वुड। क्योंकि जब लकड़ी का क्षय हो जाएगा, लकड़ी जब खराब हो जाएगा तो वो दोबारा से पहले जैसा लकड़ी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमारा थर्ड का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमसे रासायनिक परिवर्तन पूछा गया था तो इसीलिए यही हमारा सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा, लकड़ी का क्षय होना। तो ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी का क्षय होना। तो इसीलिए थर्ड का ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूनहॉक ने किया था, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे सिर्फ कोशिका की खोज किसने की ये पूछा जाता तो रॉबर्ट हुक आंसर होता, लेकिन हमसे पूछा है जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूनहॉक ने किया था। इसीलिए हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है पादप में निम्नलिखित में से किस में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? तो ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षस्थ विभज्योतक में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है पादप में, प्लांट में। तो इसीलिए फिफ्थ का हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किस ऊतक की कोशिकाओं में घना कोशिका द्रव्य, पतली सेलुलोज भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है? तो विभज्योतक यानी कि मेरिस्टम में घना कोशिका द्रव, पतली सेलुलोज भित्ति और केंद्रक होता है। तो इसीलिए हमारा सिक्स्थ का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी फर्स्ट का आंसर हमारा ये एवापोरेशन है, सेकंड का आंसर ये डिफ्यूजन है, और इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर डिकेइंग ऑफ वुड है, फोर्थ का आंसर ल्यूनहॉक और फिफ्थ का आंसर एपिकल मेरिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, सिक्स्थ का भी डी वाला ऑप्शन यानी कि मेरिस्टम है। अब इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ में पूछा गया है अस्थि एक उदाहरण है। तो अस्थि किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का, यानी कि जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा सेवेंथ क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है यानी स्लोप जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? जैसे ये हमने वेग समय जो है इसका ग्राफ हमने बनाया, तो ये जो ढाल है, ये जो स्लोप है, ये क्या दिखाता है? ये एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दिखाता है। तो इसीलिए हमारा त्वरण ये रहा सी वाले ऑप्शन में, यानी कि एट्थ का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है किसी पिंड का मंदन निरूपित किया जाता है। तो किसी भी पिंड का मंदन किस में निरूपित किया जाता है? तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन का। और इसी तरह से टेंथ क्वेश्चन में बोला है एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी 15 मिनट में तय की गई दूरी हमसे पूछा गया है। तो हमसे इसमें दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 36, तो ये 36 लिखेंगे, इनटू में
टाइम कितना है 15 मिनट, तो ये 15 मिनट है, इसको आवर में यानी घंटे में चेंज करेंगे तो इसीलिए 60 से डिवाइड, ये 15 एकम 15, 15 चौक 60, ये 4 एकम 4, ये 4 नवा 36, यानी कि 9 किलोमीटर ये हमारा आ गया डिस्टेंस। ठीक है, तो 9 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 9 किलोमीटर हमें बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए 10th का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में पूछा है रस्साकसी में जब दोनों टीमें रस्सी पर बल लगाती है लेकिन रस्सी दोनों तरफ नहीं खिसकती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा संतुलित बल के कारण होता है। ठीक है, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स के कारण। इसी तरह से जो आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गतिशील वस्तु से टकराने की स्थिति में व्यक्ति घायल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? संवेग के कारण। ठीक है, यानी कि मोमेंटम के कारण ऐसा होता है कि जो गतिशील वस्तु से कोई व्यक्ति टकराएगा तो वो घायल हो जाता है। इसके बाद 13 क्वेश्चन में एक रुकी हुई वस्तु का संवेग शून्य होता है, क्यों? क्योंकि वेग शून्य है, यानी कि जो मास है जो वेलोसिटी है वो हमारा शून्य होता है, वेलोसिटी 0 होता है, इसीलिए जो रुकी हुई वस्तु होती है उसका संवेग जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं 7th का ये कनेक्टिव टिश्यू, ये आंसर है मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसी तरह से 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, मटर या धान? तो इसमें से कौन सा खरीफ फसल है? ये धान जो है ये खरीफ फसल है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए धान हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि पैडी। और इसके बाद घर और किचन के सामान पर पाइए ब्लॉकबस्टर। 16 क्वेश्चन में कौन सी मधुमक्खियाँ डंक कम मारती है? तो ए मेलिफेरा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ए मेलिफेरा मधुमक्खियाँ होती हैं ये कम डंक मारती हैं। इसके बाद 17th क्वेश्चन से 20 तक हमारा असर्शन और रीज़न वाला है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। तो 17th देखिए, असर्शन में क्या बोला है? एक कोशिका को जब अल्प परासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जब किसी कोशिका को हम किसी सेल को जब अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, यानी असर्शन सही है। रीज़न में बोला है पानी का कोशिका में अंदर जाने की मात्रा बाहर आने की मात्रा से कम होती है, तो ये जो रीज़न है ये भी सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। और जो ये कारण है रीज़न, ये इस अभिकथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि सही व्याख्या कर रहा है, तो इसीलिए 17th का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 17th का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद 18th क्वेश्चन देखिए, अभिकथन में बोला है चीनी का पानी में मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, तो ये तो सही बात है, चीनी का पानी में जो मिश्रण होता है इसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और रीज़न में बोला है इसमें द्रव्यमान का एक समान वितरण होता है, तो ये भी सही है। और इस असर्शन का ये जो रीज़न है ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए 18th क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 19th क्वेश्चन, अभिकथन असर्शन में बोला है एक समान गति की वस्तु में चाल स्थिर होता है, तो असर्शन तो सही है, जो एक समान गति होती है किसी भी वस्तु में, एक समान गति की वस्तु में जो चाल होता है वो स्थिर होता है, यानी असर्शन सही है। रीज़न में बोला है एक समान गति केवल स्थिर त्वरण को बतलाता है, ये सही नहीं है, कारण गलत है और असर्शन सही है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19th का। 20 में बोला है क्वेश्चन नंबर में कि असर्शन में है गीले कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए रस्सी पर टांगने से पहले सामान्यतः कई बार छटका जाता है, तो ये सही बात है, जब कोई कपड़ा गीला होता है तो उसको जल्दी से सुखाने के लिए हम उसको बार बार झाड़ते हैं ताकि उसमें जो पानी है वो बाहर आ जाए, तो असर्शन सही है। रीज़न में बोला है छटकने से पानी की बूंदें विरामावस्था में रहने के कारण वे कपड़े से अलग होकर नीचे गिर जाती है, तो ये भी सही है, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है और असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है ये रीज़न, तो इसीलिए 20 नंबर क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे टोटल 20 MCQ थे। 20 में से आपके कितने सही गए हैं आंसर, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको चाहिए आंसर 21 से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे का सॉल्यूशन करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी